Hello everyone, this is Riddhi Dubey from Civil Engineering Department, and we are in this video we are going to study about the water resources engineering. So first of all we will discuss about the syllabus, that what are the contents we are going to study about. So first of all we will study about the hydrology, hydrology and some part of irrigation. Okay. In next topic we will study about the irrigation channels, that is design portion of the irrigation channel. In next we'll study about the canal headworks. After that we will study about the river training works, and at last we will study about the dams, right? So these are the topics which we will cover in this subject. So first of all we'll study about the hydrology. So let's discuss about it. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाइड्रोलॉजी होती क्या है. तो हाइड्रोलॉजी इज द साइंस which deals about the three main factors: occurrence, movement and distribution of water, right? तो हाइड्रोलॉजी जो है वो एक ऐसी साइंस है जो हम लोग वाटर की स्टडी के लिए करते हैं. उनमें जो तीन फैक्टर्स हैं हमारे, सबसे पहला है अकरेंस. वाटर जो है वो किस किस फॉर्म में अकर करता है. अब अकरेंस में हम लोग देखेंगे तीन फैक्टर्स. पहले तो एक एटमॉस्फेयर में, तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट? जैसे कि हमें हमेशा क्या होता है कि जब भी हमें मॉइस्ट फील होता है या ह्यूमिडिटी फील होती है, वो सारे के सारे जो हैं वो वाटर्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हमें फील होता है. तो ये एक तरीके का अकरेंस है. बाकी अगर हम एक सरफेस पे देखते हैं तो सरफेस पे हमें जो वाटर दिखता है वो हमें लिक्विड फॉर्म में दिखता है, ठीक है? जैसे कि हमें रिवर में दिखता है या लेक में दिखता है या किसी भी वाटर बॉडी में दिखता है. उसके अलावा एटमॉस्फेयर सरफेस एंड बिलो द सरफेस. तो बिलो द सरफेस यानी कि जहाँ से हम लोग वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्ट हम कहाँ से करते हैं? जैसे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, राइट? तो ये जो हमारे तीन फॉर्म है, तीन लेवल्स हैं जिसमें वाटर जो है वो अकर करता है. एक एटमॉस्फेयर में अकर करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, सरफेस पे अकर करता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, या फिर फ्रोजन भी हो सकता है. जैसे कि अगर लिक्विड फॉर्म में हम देखें तो रिवर या फिर लेक या फिर कोई भी वाटर बॉडी में जो हमारा वाटर एग्जिस्ट करता है, या फिर स्नो के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और जो बिलो दी सरफेस एग्जिस्ट करता है वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में करता है. तो ये तो हमारा अकरेंस हो गया. बाकी हम लोग जो हमारी हाइड्रोलॉजी होती है उसमें हम ये देखते हैं कि जिस भी फॉर्म में वाटर जो है वो अकर कर रहा है, फिर उसका सर्कुलेशन कैसा हो रहा है. कि अगर जैसे कि हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं जिसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, तो वो जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है वो हमारा वाटर का मूवमेंट बताता है कि वाटर जो है एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे कैसे आ रहा है और फिर अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में वापस जाता है. तो ये एक पूरी एक कंप्लीट साइकिल होती है. उसी में हम लोग उसी के मूवमेंट को हम लोग इसमें देखेंगे. उसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का, वो वाटर जो है वो किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी इन तीनों फैक्टर्स के बारे में हम हाइड्रोलॉजी में स्टडी करेंगे. तो जो हमारा बेसिक डेफिनेशन बन के आता है हाइड्रोलॉजी का, उसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज द साइंस which deals with the occurrence, movement and distribution of water over the earth surface या फिर in the atmosphere और below the surface, right? तो हमें ये जो डेफिनेशन है वो ध्यान में रखनी है. अब हम कुछ थोड़ा सा फैक्टर्स को जानेंगे जो हाइड्रोलॉजी को आगे पढ़ने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए. तो सबसे पहले हम लोग कुछ एक वाटर बैलेंस देखेंगे जिसका नाम है
वर्ल्ड वाटर बैलेंस, वर्ल्ड वाटर बैलेंस। ये बहुत ही बेसिक फैक्टर है कि हम जानते हैं और हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है उसका 71% ऑफ पोर्शन जो है वो वाटर से कवर्ड है, राइट। तो 75% और 71%, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस। 3/4 पोर्शन जो है वो पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसमें से जो हम लोग यूज करते हैं वो कितना पोर्शन है। तो सबसे पहले हम एक डेटा है हमारे पास, उस डेटा के अकॉर्डिंग 1384 मिलियन किलोमीटर क्यूब, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1400 मिलियन किलोमीटर क्यूब जो वाटर है, जो हमारा सरफेस है, वो वाटर से कवर्ड है। दिस इज कवर्ड विद वाटर, जिसमें जिसमें हम ये देखेंगे कि 96.5% जो है ये हमारा जो वाटर है वो ओशियन के फॉर्म में है, राइट। उसके बाद से जो 1% है वो सॉल्ट फॉर्म में है, यानी कि ये जो हमारा 97.5% जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये 97.5% तो हमारा सॉल्टी वाटर है जो कि हम कभी भी यूज नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये हमारा इतना तो वेस्ट ही हो जाता है जिसको हम कभी यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है दैट इज 2.5%, ये हमारा जो 2.5% बच रहा है वो हमारा फ्रेश वाटर है, राइट। तो फ्रेश वाटर है ये। अब अगर हम 1400 मिलियन किलोमीटर क्यूब, क्योंकि हमने जो टोटल एरिया कवर्ड माना है वो 1400 मिलियन किलोमीटर क्यूब है, यानी इसका अगर हम 25% देखें तो इसका जो 25% आएगा, 2.5%, सॉरी 2.5% हम निकालेंगे, तो वो 2.5% आएगा, जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसमें हम देखेंगे कि उतना वाटर जो है वो हमारा फ्रेश वाटर आएगा, राइट। तो ये जो फ्रेश वाटर है, अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि अब ये फ्रेश वाटर भी हमें किस तरीके से अवेलेबल हो पा रहा है। तो जो हमारा 10.4 किलोमीटर और 1 मिलियन किलोमीटर, ये जो हमारा 1 मिलियन किलोमीटर 1% आएगा, वो हमारा जो वाटर होगा वो अवेलेबल हो पाता है हमारे पूरे ड्रिंकिंग पर्पस या फिर जो हम लोग यूज कर पाते हैं। बाकी का ये जो पोर्शन है वो हमारा फ्रेश वाटर है, और ये जो फ्रेश वाटर है वो इनएसेसिबल एरिया में है, राइट। वो इनएसेसिबल एरिया मतलब कि जो हम जहाँ से हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, वो ये वाटर 10.4 मिलियन किलोमीटर क्यूब में आता है। तो ये वाटर जो है वो भी हमारे किसी यूज का नहीं होता है, ये भी हमारा नो यूज है, लेकिन ये जो 1 मिलियन किलोमीटर क्यूब का वाटर है वही हमारे पास अवेलेबल होता है। और ये जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास, इसी से हम लोग जो ह्यूमन पर्पस के लिए यूज करते हैं, लाइक ड्रिंकिंग और जो भी वॉशिंग फॉर क्लोथ्स एंड फॉर सैनिटाइजेशन एवरीथिंग, तो हम लोग इसी से करते हैं। तो ये हमारा कुछ वर्ल्ड वाटर बैलेंस का डेटा था। नेक्स्ट आते हैं, हमारा एक टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अब हम जानेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। तो सबसे पहले हमें एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जानने के लिए एक डायग्राम की ज़रूरत आएगी।
ये जो डायग्राम है हमारा, ये एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक कंप्लीट डायग्राम है। इसमें कुछ कुछ मैकेनिज्म पे हमें ध्यान देना है। जैसा कि हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को वाटर साइकिल भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाटर साइकिल। सो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमारा सन, राइट। जो सन होता है वही पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ड्राइव करता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा साइकिल होता है, वो साइकिल का मतलब ये हुआ कि जैसे प्रेसिपिटेशन हम किसी भी टर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो प्रेसिपिटेशन से स्टार्ट करें या फिर इवापोरेशन से स्टार्ट करें। तो हम प्रेसिपिटेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है लेक है, रिवर है एंड देन ओशियन है। तो हम जानते हैं जो वाटर लेवल होता है वो ओशियन का सबसे लो लेवल होता है। तो लो लेवल पे वाटर ओशियन का इस वजह से भी वो सबसे ज़्यादा लो लाइन होता है, क्योंकि जितने भी प्रेसिपिटेटेड वाटर होंगे, यानी जो रेनफॉल के थ्रू जितना भी वाटर आएगा या जो भी स्ट्रीमलाइन से कनेक्टेड होते हुए वाटर आएगा, वो अल्टीमेटली जाके वो ओशियन में ही मिलता है, क्योंकि उसका लेवल सबसे लो होता है। अगर उसका लेवल इनके कंपैरिजन में हाई होता तो वो कभी भी आके इससे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, राइट। तो सपोज कि अगर बारिश हुई और प्रेसिपिटेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन के एक फॉर्म है रेनफॉल। तो रेनफॉल के थ्रू जो पानी है वो जब रेनफॉल होता है तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे स्ट्रीमलाइंस होते हैं वो स्ट्रीमलाइंस जो है फुली पानी से भर जाते हैं, या फिर जो भी वाटर बॉडी है हमारे पास जैसे कि लेक, रिवर या फिर ओशन, इसमें भी हमारा जो पानी है वो कलेक्ट हो जाता है। तो प्रेसिपिटेट हुआ वाटर और वो जाके जिस भी वाटर बॉडी में जाके वो एक्युमुलेट होता है। फिर वापस से होता क्या है कि जैसे ही सनलाइट उस वाटर बॉडी पे पड़ती है, लेक, रिवर और ओशियन पे, तो इस वाटर बॉडी पे जैसे ही सनलाइट पड़ेगा तो उसके बाद ये पानी जो है वो हमारा एवापोरेट होने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर जो है इन वाटर बॉडीज पे आएगा तो पानी जो है वो एवापोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है, वाटर है वो लिक्विड फॉर्म से वेपराइज होके गैसेस फॉर्म में चेंज होता है। तो ये वापस से एक्युमुलेट होके जाता है ऊपर, और क्योंकि वो गर्म हो जाता है तो जो गर्म हवाएं होती हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। तो जैसे ही ये गर्म होगा ये ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा और ये ऊपर चला जाएगा और ये फॉर्म करता है क्लाउड। कैसे क्लाउड को कैसे फॉर्म करेगा? एक प्रोसेस होता है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की हेल्प से ये क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, और जैसे ही वहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में हमारा एक्युमुलेट हो जाता है, वापस से वो जो क्लाउड है वो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जो क्लाउड हमारा बना हुआ है वो वापस से प्रेसिपिटेट होकर अर्थ सरफेस पे आ जाता है। यानी कि ये जो रोटेशन होता है मॉइस्चर का, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ये जो साइकिल है हमारी कंटिन्यूअस चलती रहती है। इसी को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं, राइट। अब इसमें कुछ कुछ अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो पानी हमारा जो इवेपोरेशन है वो हमेशा वाटर बॉडी से ही हो। लेक, रिवर, ओशन, इनसे तो इवेपोरेट होता ही है, लेकिन जब रेनफॉल होता है तो वो जो हमारे सॉइल होते हैं उन सॉइल के वॉइड्स में भी पानी जो है वो एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो वो जो वॉइड्स होंगे वो भी जब टेम्परेचर हमारा सन का पड़ेगा तो वो जो सॉइल के वॉइड्स में जो वाटर एक्युमुलेट हुआ है वो भी इवेपोरेट होने लगता है, राइट। तो जो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। यानी कि जब भी ये हमारा सनलाइट जो है ये किसी भी वाटर बॉडी पे या सॉइल सरफेस पे पड़ेगा, जो भी मॉइस्चर हमारा एक्युमुलेटेड है, जो भी वॉइड्स में हमारा पानी भर गया है सॉइल के, या फिर जो वाटर बॉडी में पानी है वो जब वेपराइज होके, जब उस पर सनलाइट पड़ने पे जब वो गर्म होता है, वेपराइज होके वापस से वो जो है क्लाउड का फॉर्मेशन करता है कंडेंसेशन के थ्रू, और वापस से ये जो पानी है वो हमारा प्रेसिपिटेशन के माध्यम से नीचे आता है। और यही जो साइकिल चलती है इसी को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। लेकिन इसमें एक और प्रोसेस आती है हमारी ट्रांसपिरेशन की। जो ट्रांसपिरेशन होता है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों में ही जो हमारा मॉइस्चर जो है जो भी सरफेस पे इकट्ठा हुआ है वो वेपराइज होके जाता है। लेकिन जब हमारा वो किसी वाटर बॉडी से जाता है तो उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। और जब वही सॉइल मॉइस्चर जो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो अगर प्लांट या लीफ से जाता है, जैसे कोई पेड़ है, उस पेड़ के स्टेम्स में भी पानी भर जाता है, उनके लीव्स में भी पानी इकट्ठा हो जाते हैं, उससे जो हमारा एवापोरेशन होता है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए जितना भी प्रेसिपिटेशन हुआ तो अगर वो किसी वाटर बॉडी में गया तब तो वापस से वो इवापोरेट हो जाएगा, अगर किसी प्लांट्स पे गया तो वो वहां से ट्रांसपिरेट हो जाएगा। बट सपोज अगर वो पानी जो है इनफिल्ट्रेट होके नीचे सॉइल के अंदर चला गया, राइट,
अब अगर वो इनफिल्ट्रेट हो गया है और वो अच्छे डेप्थ तक इनफिल्ट्रेट हो गया है तो वो जाके नीचे ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेता है, जिसको हम लोग फर्दर यूज करते हैं फॉर एक्सट्रैक्ट, हम लोग उसको कर लेते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, राइट। तो वो हमारा पानी जो है वो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू बिलो द अर्थ सरफेस चला जाता है, जिसको हम लोग ग्राउंड सरफेस में देखते हैं, राइट। फिर हम लोग उस वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा साइकिल है वो कुछ कुछ ऐसा ही होता है वाटर साइकिल का। 3 प्रोसेस को हमें ध्यान रखना है कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, यही तीनों प्रोसेस जो है वो हमारे पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। यही तीनों प्रोसेस जो है वो हमारा कंटिन्यूअस चलता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, और ये जो है यही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को चलाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हमारा सन का होता है, क्योंकि सन का इफेक्ट अगर वाटर बॉडी पे नहीं आएगा तो फिर वेपोराइजेशन जो है वो इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हम इसके कुछ एक कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इवेपोरेशन। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आता है वो होता है इवेपोरेशन। तो सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने देखा कि इवेपोरेशन कैसे होगा, कि जब भी हमारा जो वाटर है वो जिस भी सरफेस वाटर बॉडी पे, चाहे रिवर, लेक और ओशियन पे, या फिर जो सॉइल मॉइस्चर के वॉइड्स में वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, जब उस पर सन का इफेक्ट आएगा तो हीट की वजह से वो वापस से वेपोराइज हो जाता है, उसी को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, राइट। अब ये इवेपोरेशन किन किन के थ्रू हो सकता है, तो सबसे पहला तो है हमारा सरफेस इवेपोरेशन। सरफेस इवेपोरेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा, जैसे कि बारिश हुई, रेनफॉल हुआ, और रेनफॉल जब होता है तो हमारा जितने भी एरियाज होते हैं, चाहे वो हमारा सॉइल जो लैंड है, तो सॉइल लैंड पे भी जो हमारा पानी होगा वो भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इवेपोरेशन। तो इस इवेपोरेशन, जैसे मान लीजिए जो भी सॉइल में अगर पानी जो है हमारा भर गया है, उनके जो वॉइड्स होते हैं, तो उस वॉइड्स में अब इनिशियली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सॉइल है, राइट, लैंड पे सॉइल है, तो उन सॉइल के ग्रेन्स में जो है वो पानी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब वो पानी भर जाता है तो पहले तो वो इनिशियली एक लेवल से दूसरे लेवल तक वाटर को ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले जब रेनफॉल होगा तो सबसे पहले तो जो सॉइल होगी वो बिल्कुल ड्राइड कंडीशन में होगा। तो जब वो बिल्कुल से ड्राइड कंडीशन में होता है तब ओवरफ्लोइंग की कंडीशन नहीं आती है। वो जब ड्राइड कंडीशन में होगा तो सबसे पहले वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। अब जब कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद से क्या होगा, वो पानी को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर करता है। तो इससे जो हमारा पानी है वो नीचे वाले लेवल पे चला जाता है, यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर में चला गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारा ग्राउंड वाटर भी, अब जब ये तो इनिशियली होता है जब हमारा रेनफॉल सीजन स्टार्ट होता है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि कंटिन्यूअस कई दिनों तक रेनफॉल होता रहा, तो जो वॉइड्स हो गए वो वॉइड्स कंप्लीटली जो है फिल्ड हो जाते हैं। अब वॉइड्स फिल्ड होने के बाद उनके पास जो अमाउंट होता है वाटर का, अब वो क्या करे, तो वो ओवरफ्लोइंग की कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो हमारा जो सॉइल है, उस सॉइल्स में जब पानी भर जाता है तो वहां से जो सॉइल इवेपोरेट होगा, वहां से जो वाटर इवेपोरेट होगा उस सॉइल के वॉइड से, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इवेपोरेशन, राइट।
तो ये तो हमारा लैंड के रिगार्डिंग सरफेस इवेपोरेशन हो गया। लेकिन अगर वाटर सरफेस इवेपोरेशन के बारे में बात करें तो वाटर सरफेस इवेपोरेशन यानी कि जो इवेपोरेशन हमारा किसी वाटर बॉडी से हो रहा है, यानी कि कोई सरफेस वाटर बॉडी का सरफेस, तो जैसे मान लीजिए हमारा लेक हो गया या रिवर हो गया या पॉन्ड हो गया या ओशियन हो गया, उनसे जो हमारा वाटर इवेपोरेट होगा वो वाटर सरफेस इवेपोरेशन के अंडर में आएगा, राइट। इसी तरीके से इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स एंड लीव्स, तो जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, तो जब भी रेनफॉल होता है तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, जो उनके स्टेम्स होते हैं, उनमें भी वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वो जो वाटर एक्सेस वाटर जो है, जितना उनको रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, लीव्स को या सॉइल सर्फेसेस को, उतना तो पानी उसमें रहेगा ही रहेगा हमेशा, वो तो उनका बेसिक होता है। बट जब वो एक्सेस अमाउंट में होने लगता है, तो जब वापस से सनलाइट पड़ेगी तो वहाँ से जो प्लांट्स से और लीव से जो इवेपोरेशन स्टार्ट होगा उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, राइट। उसके बाद से हमारा आता है एटमॉस्फेरिक इवेपोरेशन, जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वेपर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेरिक इवेपोरेशन के अंडर में आते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस है वो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक प्रोसेस होगा प्रेसिपिटेशन होगा तो इवेपोरेशन भी होगा, इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के माध्यम से ही चलते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंटली जो इसमें रोल प्ले होता है वो सन का होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जो ड्राइव करता है वो सन होता है, सनी जो है जो हमारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ड्राइव करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स हो गए इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के बारे में। अब next we will study about precipitation. Precipitation. इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल प्रेसिपिटेशन को हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रेसिपिटेशन होता क्या है, तो सिंपल फॉर्म में इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि फॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ, फॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि एटमॉस्फेयर से अर्थ पे जो भी हमारा मॉइस्चर जो है गिरेगा, राइट। एटमॉस्फेयर से यानी कि जो भी हमारा हमको पता है कि जो क्लाउड के फॉर्मेशंस होते हैं, वो क्लाउड से जब हमारे अर्थ सरफेस पे पानी आता है उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। लेकिन वो मॉइस्चर आपसे ये नहीं बोल रहा है कि वो रेनफॉल ही हो रहा है, वो मॉइस्चर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो रेनफॉल लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ड्रिजल्स के फॉर्म में, या फिर स्नो के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जो एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे मॉइस्चर का फॉल होगा हम लोग उसी को प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, राइट। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन जो है हमारे वो दो फॉर्म के होते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट इज लिक्विड प्रेसिपिटेशन एंड सेकेंड वन इज फ्रोजन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। लिक्विड प्रेसिपिटेशन एंड फ्रोजन प्रेसिपिटेशन। तो लिक्विड प्रेसिपिटेशन के अंदर आता है रेनफॉल, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर से अर्थ पे मॉइस्चर आ रहा है वो हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन, और वो है हमारा रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। फ्रोजन में आता है हमारा स्नो या हेल या स्लीट और ग्लेस। ये सारे जो फॉर्म्स हैं हमारे, ये सारे के सारे जो हैं वो फ्रोजन फॉर्म है, चाहे वो स्नो के फॉर्म में आ रहा है, हेल यानी कि ओले के फॉर्म में आ रहा है, स्लीट या फिर ग्लेस, ये सारे के सारे फ्रोजन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, राइट। तो इंडिया में जो हमारा बेसिक मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है वो है रेनफॉल, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा रेनफॉल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक हमारी एजेंसी है IMD के नाम से जानी जाती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका काम क्या होता है, ये जो जितने भी डेटा होते हैं हमारे रेनफॉल के रिगार्डिंग, जो हमारे जैसे कि एक बार हम लोग रेनफॉल का डेटा जो लेते हैं, स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं 35 ईयर्स के डेटा के बिहाफ पे। जैसे कि अगर हम लोग कभी भी देखते हैं कि इतने सालों का रिकॉर्ड टूटा या
तो एक बार जो हम लोग बेसिक मोड लेते हैं रिकॉर्ड के लिए वो 35 ईयर्स का लेते हैं और उसी के बिहाफ पे हम लोग एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारा IMD डिपार्टमेंट होता है वो रेनफॉल से रिगार्डिंग या फिर ड्रॉट से रिगार्डिंग कि कब सूखा पड़ेगा, कब ज़्यादा बारिश हुई, कब कम बारिश हुई, या कब जो है हम हमेशा कंपैरिजन देखते हैं कि हमारा अगले साल से या पिछले साल से कितना कम रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ। वो सारे के सारे जो डेटाज होते हैं वो हैंडल होते हैं IMD से, राइट। और ये पूरा रिकॉर्ड रखते हैं 35 ईयर्स का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पर डे 8:30 AM पे पर डे 8:30 AM पे IMD जो है वो एक डेटा रिलीज करता है। वो रिलीज करता है जो लास्ट 24 आवर का रिकॉर्ड होता है उनको। जैसे मान लीजिए कि आज दिन भर में जितनी भी बारिश होगी तो दिन भर आज यानी कि आज सुबह 8 साढ़े 8 से लेके कल सुबह 8:30 तक का जो डेटा होगा वो 8:30 बजे सुबह रिलीज हो जाएगा कि इतना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हुआ पर्टिकुलर एरिया वाइज, राइट। तो 8:30 बजे वो हमारे सारे रेनफॉल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और उसकी एक साइट होती है IMD के साइट पर ही होती है, ठीक है। बीच में हम एक नोट फैक्टर लेके चल रहे हैं जो हमारा लैंड मार्च होता है और जो हमारा ओशियन होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि लैंड मार्च पे या फिर ओशियन में किस में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है, किस में हमारा एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो जो हमारे लैंड मार्च होते हैं यानी जो लैंड होता है उनमें प्रेसिपिटेशन का अमाउंट एवापोरेशन से ज़्यादा होता है और जो ओशियन होता है उसमें एवापोरेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्रेसिपिटेशन। रीज़न बिल्कुल साफ है, ओशियन जो है वो बिल्कुल कवर्ड होता है पानी से, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे एवापोरेशन भी उतना ही फास्टर रेट से होगा इन कंपैरिजन टू प्रेसिपिटेशन। और जो हमारा लैंड मार्च होता है यानी कि हमारी जो लैंड होती है वहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो है अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं कि इवेपोरेशन से ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सपोज एक तरफ हम मान के चले कि एक तरफ हमारा सॉइल है और दूसरी तरफ हमारा कोई वाटर बॉडी है, तो जो सॉइल होगा सॉइल में तो वॉइड्स में ही पानी भर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट का, तो वहां से वाटर इवेपोरेट होगा तो वो बट ऑब्वियस है कि वो जो इवेपोरेशन होगा सॉइल में वो ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा इवेपोरेशन उससे, क्योंकि वहाँ पे उतना वाटर कंटेंट है ही नहीं कि वो इवेपोरेट कर सके। जबकि ओशियन जो होगा वो हमारा ओशियन में वाटर ज़्यादा अमाउंट में होता है इसलिए वहाँ पे इवेपोरेशन भी फास्टर रेट से होता है। ये एक नोट पॉइंट है। नेक्स्ट हमको देखना है कि जो हमारा रेनफॉल है उसका क्लासिफिकेशन। तो रेनफॉल का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे किनके बिहाफ पे, जो हमारी रेनफॉल इंटेंसिटी होगी। तो रेनफॉल इंटेंसिटी को हम लोग नापते कैसे हैं? तो रेनफॉल इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में पर आवर में जितना भी अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड होगा उसी को हम लोग रेनफॉल इंटेंसिटी बोलते हैं। यानी कि हमने कोई भी एक स्लॉट ले लिया आवर वाइज, तो 1 घंटे में जितना भी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन जितना भी रेनफॉल रिकॉर्ड होता है, तो रेनफॉल को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग हमेशा mm का यूज़ करते हैं, तो या फिर सेंटीमीटर, जो भी हमारा जो लेंथ की वैल्यू होगी वही हमारा रेनफॉल के रिकॉर्ड के लिए यूज़ होता है। तो 1 घंटे में जितना भी ऑफ वाटर जितना भी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि जो रेनफॉल है उनका क्लासिफिकेशन देखना है ऑन द बिहाफ ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी पे। तो सबसे पहले
इंटेंसिटी के बिहाफ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 कैटेगराइजेशन है। तो 3 कैटेगराइजेशन क्या है? जो हमारा रेनफॉल है, अगर वो लाइट है, अगर वो मीडियम टाइप ऑफ रेनफॉल है, और अगर वो हैवी टाइप ऑफ रेनफॉल है, राइट। तो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि कौन सी रेनफॉल लाइट है, मीडियम है या फिर हैवी है? तो इसको हम लोग इंटेंसिटी के बिहाफ पे देखेंगे। अगर जो हमारा रेनफॉल रिकॉर्ड आ रहा है वो 0 से 2.5 mm पर आवर के बीच में आ रहा है, यानी कि 1 घंटे में बारिश जो है वो 2.5 mm तक की हुई है, तो वो हमारा लाइट अमाउंट ऑफ रेनफॉल के बिहाफ पे कंसीडर होगा, राइट। अगर यही हमारी जो रेनफॉल रिकॉर्ड की वैल्यू जो है वो 2.5 से 7.5 mm पर आवर, यानी कि 1 घंटे में जो बारिश हुई है वो बारिश हमारी 2.5 mm से लेके 7.5 mm के रेंज की हुई है, तो वो हमारी आएगी मीडियम टाइप ऑफ रेनफॉल में। और अगर यही अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो 7.5 mm पर आवर को एक्सीड कर जा रहा है, यानी कि 1 घंटे में जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है वो 7.5 mm से ज्यादा हो रहा है, तो वो हमारा आएगा हैवी रेनफॉल के अंडर में, राइट। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक बार सीजन में हमेशा रेनी डे डिक्लेयर होता है, तो वो रेनी डे किस बिहाफ पे देखते हैं? तो वो हम लोग जो रेनी डे देखते हैं वो इंटेंसिटी के बिहाफ पे ही देखते हैं। और अगर हमारा जो रेनफॉल है वो 2.5 या फिर 2.5 से ज्यादा, राइट, अगर 2.5 आ रहा है या फिर 2.5 से ज्यादा हो रहा है, तो वो जो रिस्पेक्टिव डे होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ रेनी डे, राइट। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन रेनफॉल का, उनकी इंटेंसिटी के बिहाफ पे। 3 इंपॉर्टेंट टर्म को ध्यान में रखना है, लाइट, मीडियम एंड हैवी, और इनके लिए जो हमारी रेंज वैल्यू है 0 से 2.5, 2.5 से 7.5 एंड ग्रेटर देन 7.5। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इंडिया में हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है, वो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है हमारा 120 सेंटीमीटर। जो एवरेज एनुअल रेनफॉल डेटा इन इंडिया इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अक्सर हम लोग यूज करेंगे चाहे न्यूमेरिकल में या फिर ऐसे भी डेटा पूछे जाते हैं, तो वो 120 सेंटीमीटर होता है एवरेज एनुअल रेनफॉल डेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा रेनफॉल होता है, सॉरी, जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन के 2 फॉर्म है, एक है हमारा लिक्विड और दूसरा है हमारा फ्रोजन, राइट। तो जो लिक्विड है उसमें हमें पता है कि रेनफॉल ही होता है। तो जो रेनफॉल है, जो रेन ड्रॉप्स हैं, वो जो ड्रॉप्स होते हैं उनके साइज की रेंजिंग हो सकती है, कभी छोटे ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, कभी बड़े ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। वो रेनफॉल अगर लिक्विड फॉर्म का प्रेसिपिटेशन है तो वो डेफिनेटली रेनफॉल ही होगा। फ्रोजन में आता है हमारा स्नो, हेल, स्लीट, ग्लेस। ये सारे जो हमारे फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन के, वो होते हैं फ्रोजन के अंडर में आते हैं, स्नो, हेल, स्लीट एंड ग्लेस, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्नो के बारे में।
तो फ्रोजन टाइप ऑफ जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें हमारे कुछ कुछ टाइप है। फ्रोजन में सबसे पहला है स्नो। तो स्नो क्या होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं हमारे, वो आइस क्रिस्टल्स जिनकी डेंसिटी जो है वो 0.1 ग्राम पर सीसी होती है, वो स्नो की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान देना है हमको इस डेंसिटी पर, जिनकी डेंसिटी जो है वो 0.1 ग्राम पर सीसी के अराउंड होगी, जो आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे, वो हमारा स्नो होगा। ड्रिजल, ड्रिजल हम जानते हैं जो हमारे बिल्कुल लाइट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, जिनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत ही उनकी साइज काफ़ी कम होती है। तो साइज उसकी है हमारी 0.5 mm के अराउंड। तो ये जो हमारे फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको हम लोग ड्रिजल बोलते हैं, और उनकी इंटेंसिटी भी कम होती है। इंटेंसिटी हमारी होगी अराउंड, यानी कि 1 घंटे में 1 mm के अराउंड बारिश हो रही है या फिर 1 mm से कम की जो बारिश होती है वो जो होती है हमारी आती है ड्रिजल्स, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसमें फुहारे पड़ना। तो वो ड्रिजल होता है, जिनके जो हमारे बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं, साइज लेस देन 0.5 mm और इंटेंसिटी भी लेस देन 1 mm पर आवर के हिसाब से। नेक्स्ट इज ग्लेज। ग्लेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारी जो बारिश हो रही है वो बारिश बिल्कुल जो नेचर है उनका बिल्कुल कोल्ड है, और वो जैसे ही किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते ही वो ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि वो जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है, जो भी रेनफॉल का नेचर वो नहीं है, वो स्नो नहीं है, उनका जो नेचर होता है वो स्नो नहीं होता है, जो नेचर है वो फ्रोजन नहीं है, लेकिन वो जब किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते ही वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वो होते हैं हमारे ग्लेज, राइट। जैसे मान लीजिए हमारा कोई ऐसा एरिया है जो बिल्कुल ठंडा है, ठंडा एरिया के अंदर में आता है, और वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी ठंड वाली एटमॉस्फेयर होती है, और जैसे ही हमारा वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं उस सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनिशियली जो वाटर जो हमारे नेचर होता है रेनफॉल का वो बिल्कुल लिक्विड है, लेकिन वो जैसे ही उस सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं वो आइस को फॉर्म कर लेते हैं, तो वो आता है हमारा ग्लेस के अंडर में। स्लीट क्या है, स्लीट जो है वो हमारा फ्रोजन रेन ड्रॉप है, यानी कि जो बारिश के जो साइज जो आकार होता है हमारा रेन ड्रॉपलेट्स का, उसी के आकार का वो भी होता है, लेकिन वो फ्रोजन फॉर्म में होता है, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है, क्योंकि बहुत अगर उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नेचर का होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप। और हेल क्या होता है, हेल्स जो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि ओले पड़ना, तो वो हमारा होता है हेल, यानी कि जो लम्स ऑफ आइस होते हैं जिनका हम लोग साइज मान के चलते हैं विच इज ग्रेटर देन 8 mm, यानी कि अगर साइज ग्रेटर देन 8 mm है तो वो आता है हमारा हेल की कैटेगरी में, यानी कि वो फॉर्म करेगा लम्स ऑफ आइस। ठीक है, तो ये है जो हमारा ये जो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ये सारे के सारे फ्रोजन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, स्नो, ड्रिजल, ग्लेज, स्लीट एंड हेल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो सबसे पहले देखेंगे एवरेज एनुअल रेनफॉल है क्या। जब भी हम लोग रेनफॉल के डेटा को रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेन गेज, राइट। रेन गेज, रेन गेज में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे रेनफॉल होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो हमारा रेन गेज होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज और दूसरा होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग, इसके बारे में हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। तो जो होता ये है कि हम लोग 24 आवर के डेटा को, जैसा कि अभी हमने बताया था कि हर 8:30 पे IMD जो है 8:30 AM पे एक डेटा रिलीज करती है पर डे के लिए। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो हमारा 24 आवर का डेटा है, तो हर 24 आवर पे जो डेटा रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेली एनुअल रेनफॉल। डेली एनुअल रेनफॉल यानी कि जो डेली हमारा डेटा रिलीज हो रहा है, राइट। और जब यही डेटा हमारा 365
पे रिलीज होगा 365 डेज पे, वो हो जाएगा हमारा एनुअल रेनफॉल, यानी एक साल में एक बार वो एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी डेटा का एस्टिमेशन करते हैं रेनफॉल के रिकॉर्डिंग, तो हम लोग जो वैल्यू लेते हैं वो 35 ईयर का लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग 35 ईयर्स के डेटा का हम लोग जो एवरेज वैल्यू लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड, राइट। So this is all about this lecture.